हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स इट इजी। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे साइंस सब्जेक्ट से। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आप सभी को आई थिंक वो चैप्टर बिल्कुल ईजी लगा होगा क्योंकि हमने बिल्कुल ईजी वे में किया ही था, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हमने बिल्कुल आसानी से बारीकी से किए थे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसी क्लास का, उसी सीरीज के अंदर जो है नेक्स्ट है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। ये तो आज के टाइम में आप देखते हो हर एक आर्टिकल पे ये चीज लिखी होती है प्योर, ठीक है। जैसे जैसे आप किस चीज का प्राइस बढ़ाते हो, मार्केट से आप कुछ परचेज करने जाते हो, फिर उसका रेट आप बढ़ाते हो, प्राइस बढ़ाते हो, तो वो चीज उतनी ही ज्यादा दुकानदार कहते हैं कि ये प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि कोई चीज प्योर है या नहीं है, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ प्योर हैं, शुद्ध हैं या नहीं है। सबसे पहले तो बात करते हैं वहीं से, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या था स्टूडेंट्स? मैटर हमने पढ़ा था एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupy space। कोई भी सब्सटेंस जिसका कुछ मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस कवर करता हो, उसे हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स? उसको हमने मैटर कहा था, ठीक है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या करना है। जो मैटर है स्टूडेंट्स, वो देखो दो पार्ट्स में डिवाइड है। आगे मैटर जो है आपका वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है प्योर और एक है इम्प्योर। एक है आपका प्योर और दूसरा आता है आपका इम्प्योर। अब प्योर चीजों को हम बोलते हैं शुद्ध चीजें, मतलब बिल्कुल शुद्ध पदार्थ, ठीक है। और इम्प्योर क्या हो गया आपका? अशुद्ध। आई होप आपको हैंड राइटिंग समझ में आ रही हो। तो जो प्योर चीजें होती हैं वो आप देखते हो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। प्योर मैटर क्या होगा, ठीक है? दोज मैटर which are formed by only a single type of particle, ठीक है। those materials which formed only a single type of particle, एक सिंगल तरह के पार्टिकल से मिलके जो चीजें बनी होती हैं उसको हम प्योर चीजें बोलते हैं, प्योर मटेरियल, प्योर मैटर बोला जाता है। और इसके अंदर क्या आ जाएगा? दोज मटेरियल विच फॉर्म्ड मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, वन टाइप ऑफ पार्टिकल। मतलब एक से ज्यादा चीजों से, ऑब्जेक्ट से लगा लो, सब्सटेंस से लगा लो, सब्सटेंस से मिलके जो मैटर हमारा बना होगा उसको हम इम्प्योर बोलेंगे। और प्योर चीजों कौन सी होंगी? जो इसके अंदर सारे पार्टिकल जो हैं एक जैसे होंगे, ठीक है। ओनली अ सिंगल टाइप, मोर देन वन टाइप, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है कि सारे सिंगल एक ही तरह के होंगे और इसके अंदर एक तरह से ज्यादा के होंगे। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो हमने लिख लिया अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। एक पानी का जो गिलास है, ठीक है, पानी का गिलास कैसे? ये एक गिलास है, इसके अंदर हमने वाटर ले रखा है, ठीक है। इसके अंदर जो सिंपल है वो वाटर है। तो अगर हम बात करें प्योर मैटर की, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो गिलास है, ये इसके अंदर जो वाटर है वो प्योर है। प्योर क्यों है? क्योंकि पूरे गिलास के अंदर हमने क्या ले रखा है, कौन सा मटेरियल ले रखा है? वो H2O, ठीक है। क्या ले रखा है भी? H2O, मतलब पानी हमने ले रखा है। और सारे के सारे पार्टिकल किसके मिलके बने हुए हैं? सारे के सारे पार्टिकल इसके अंदर किस चीज के हैं? H2O के हैं, मतलब वाटर के हैं। वहीं अगर उसमें हम एग्जाम्पल लें, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर टी, ठीक है, सॉल्ट, या फिर हम बात करें सॉइल की, ठीक है, सॉइल की। अब सॉइल जो है उसके अंदर आप देखते हो बहुत तरह के पार्टिकल होते हैं। चाय जो है वो भी डिफरेंट टाइप के पार्ट उससे मोलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज करते हो, ठीक है। आप शुगर यूज करते हो, टी लीव्स यूज करते हो, उसके अंदर आप जो है
अपनी मर्जी से अदरक वगैरह डाल सकते हो, मिल्क हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो है पार्टिकल्स आ जाते हैं हर एक मटेरियल के, ठीक है। तो वो आपका हो गया इम्प्योर और ये आपकी चीज़ हो गई है प्योर। इसके अंदर जो प्योर चीज़ें हैं आगे वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है स्टूडेंट्स, एक होता है एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। और इसके अंदर जो चीज आती है वो होता है मिक्सचर, वो होता है मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो बेसिक जो है हम इस चैप्टर में ज्यादातर तो मिक्सचर के बारे में डिस्कस करना है। मिक्सचर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनको कैसे कैसे अलग किया जा सकता है, मतलब मेथड ऑफ सेपरेशन जो है उनके अलग से पूछे जाते हैं। तो यहां तक आपका जो है बेसिक है। बेसिक में हमने सबसे पहले जो है चैप्टर के नाम से ही मैटर जो है उसको डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने चैप्टर के नेम से ही प्योर चीज़ों के बारे में पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इम्प्योर क्या होंगे, जो एक तरह से ज़्यादा पार्टिकल से मिलके बने होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने लिया कि हमारे पास एक पानी का गिलास है तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है सारे के सारे पानी के होंगे। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लिया टी, सॉल्ट और सॉइल, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है मिक्सचर, इसके अंदर आते हैं हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो अब हम शुरू करेंगे मिक्सचर और इसके बाद जब मिक्सचर हमारा खत्म होगा तो उसके बाद हम एलिमेंट्स और कंपाउंड वो करेंगे, ठीक है। वो हम एक डिफरेंस बना करेंगे इजी वे में ताकि आसानी से याद हो। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ताकि हम आगे कर सके। तो आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर, एग्जाम में आता है, ठीक है। मेंशन देयर टाइप, मतलब कितने तरह का होता है। तो पहले पता हो कि मिक्सचर होता क्या है, फिर उसके टाइप हम आगे बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं वो देखिए ध्यान से। When two or more substance are mixed together in any ratio, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं अगर हैंडराइटिंग समझ में ना आ रही हो। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब हम मिक्स कर देते हैं, मिक्स का मतलब एक दूसरे में मिला देते हैं, इन एनी रेशियो, ये वर्ड ध्यान रखना है, इन एनी रेशियो, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे एनी को अगर आप रिप्लेस कर देते हो फिक्स के साथ तो वो आपकी डेफिनेशन बन जाती है कंपाउंड की। ये चीज ध्यान रखनी। अगर यहाँ पे जो वर्ड हमने एनी यूज किया है उसको आप रिप्लेस कर देते हो फिक्स, मतलब वहां पे आप वर्ड लगा दोगे फिक्स, तो वहां पे वो जो डेफिनेशन है वो आपकी बन जाएगी कंपाउंड की। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस टाइम हम जो है मिक्सचर की डेफिनेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फिक्स वर्ड वहां पे यूज नहीं करेंगे, हम ओनली वहां पे क्या लिखेंगे, एनी, ठीक है। When two or more substances are mixed together in any ratio is called mixture. It show variable concentration. एक मिक्सचर जो है बहुत सारी मतलब वेरिएबल कंसंट्रेशन शो करता है। डिफरेंट टाइप के मिक्सचर जो है उनके अंदर डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन शो होगी। और जो मिक्सचर है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, जो मिक्सचर जिस पार्टिकल के मिलके बने होते हैं, ठीक है, वो उनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं हमेशा। प्रॉपर्टी जो है हमेशा शो करते रहेंगे। यहां पे अगर हम बात करें, हमने पार्टिकल ले लिए ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे एक मिक्सचर बना दिया ए बी सी, ठीक है। ये एक सिंगल मिक्सचर है और यहाँ पे तीन अलग अलग हिस्से हमने लिए हुए थे। तो जब ये सिंगल चीज हमारी बनेगी तो इस सिंगल चीज के अंदर ए की प्रॉपर्टी भी होगी, बी की प्रॉपर्टी भी होगी और सी की प्रॉपर्टी भी होगी। मतलब पहले की प्रॉपर्टी भी ए के अंदर ऐसी कैसी होगी, दूसरी की भी होगी और साथ में तीसरे की भी प्रॉपर्टी ऐसी कैसी आएगी। तो कहने का मतलब यही है कि जो मिक्सचर है उसके अंदर उसके पार्टिकल की प्रॉपर्टी सेम रहती है, वो हमेशा रिप्रेजेंट मतलब शो होती रहेगी।
उसके बाद अगर हम बात करें कि जो मिक्सचर है वो कितने तरह का होता है, तो मिक्सचर जो है स्टूडेंट वो दो तरह का होता है। एक है होमोजीनियस, दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये देखिए अब क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है, उसको देखिए। सबसे पहले वर्ड से, जो हमने अभी वर्ड लिखे हैं इन वर्ड से आपको क्लियर हो जाता है, बिकॉज आप 9th क्लास में हो चुके हो तो आपको इन वर्ड्स का मतलब तो पता ही होगा, होमो क्या होता है, हेट्रो क्या होता है। तो जो वर्ड है होमो, सबसे पहले बात करें होमोजीनियस मिक्सचर। तो जो वर्ड है होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब वो मिक्सचर जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता होती है, वो एक जैसी रहे। ठीक है, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, दो सॉल्यूशंस which show uniform concentration throughout the solution, throughout the mixture। सारे मिक्सचर में वो क्या रहे, उसकी कंसंट्रेशन जो है एक जैसी रहे, उसको क्या बोला जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बोला जाता है। अब यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी है, पानी के अंदर नमक घोल दिया हमने, क्या डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, इन वाटर। उसके बाद हमने इसको रख दिया गिलास को 2 मिनट्स के लिए, 3 मिनट्स के लिए, हाफ एन आवर के लिए। जब हम इसको वापस से चेक करते हैं तो हम देखेंगे जो सॉल्ट है वो उसके अंदर जो हमने डिसॉल्व किया था, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है इसके साथ बिल्कुल मिक्स हो जाती है, उसके पार्टिकल जो है इसके साथ बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी जो लेयरिंग है वो अलग दिखाई नहीं देगी, मतलब आप चेक ही नहीं कर पाते गिलास में कि कहाँ पे नमक है कहाँ पे पानी है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। ठीक है, और थ्रू आउट का मतलब है कि जब तक वो मिक्सचर हम रखेंगे तब तक उसके अंदर वो कंसंट्रेशन वैसे की वैसी रहेगी। सेकंड देखिए, इट ऑलवेज फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ये हमेशा क्या है, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, मतलब जो रियलिटी वाले सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा यही फॉलो करते हैं। इसके बाद इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, अब इसका एग्जांपल देखिए, शुगर और सॉल्ट, या शुगर लगा लो या सॉल्ट लगा लो, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। डिसॉल्व इन वाटर, कि जब शुगर या सॉल्ट में, ठीक है, किसी एक को या फिर दोनों को ही पानी में घोल दिया जाता है तो वो क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, जिनके अंदर जो है कंसंट्रेशन जो है उनके कंपोनेंट्स की, उनके पार्टिकल्स की उस मिक्सचर में जो है सेम रहती है जब तक वो मिक्सचर हम रखते हैं। ठीक है, जब तक हमारे पास वो मिक्सचर वैसे का वैसा रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड टाइप का जो था वो है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस का मतलब, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। सारी की सारी डेफिनेशन जो है आपकी सेम रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सेम, आपको यही वर्ड लिखनी है, दो सॉल्यूशन विच शो। ठीक है, शो तक सेम लिखकर आपको बस एक वर्ड ये चेंज कर देना है इसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो है कंसंट्रेशन जो है पार्टिकल्स की जो है मिक्सचर के, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप जो है बाद में चेक कर सकते हो कि इसके अंदर किस चीज के पार्टिकल मिक्स हुए पड़े हैं, उसको सेपरेट कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, दो सॉल्यूशन विच शो नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर हम उसमें बात करें तो फर्स्ट पॉइंट के साथ हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, इट ऑलवेज फॉर्म सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर ये क्या फॉर्म करते हैं, जब ये ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करता है, जब कंसंट्रेशन क्या है, यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी रहती है, लेकिन जब कंसंट्रेशन जो है वो बदल जाती है
तो उसके बाद उसमें सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। और ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम उसमें करेंगे अभी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, थर्ड में जो हम इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने बात की ऑयल एंड रॉक पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल लगा लो, डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर। अब आपको पता है कि जो ऑयल है वो क्या है, उसकी जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है, तो इजीली उसके ऊपर क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। और रॉक के जो पार्टिकल हैं वाटर से ज़्यादा डेंस होते हैं, तो वो उसके अंदर मर्ज हो जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ये एज इट ऐसे का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो आपको ये ऐसे ही लिखना है। होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब क्या होगा, वो मिक्सचर जिसके अंदर कंसंट्रेशन क्या रहे, पार्टिकल्स की सेम रहे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, मतलब हेट्रोजीनियस में क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म होता है, उसके अंदर सस्पेंशन और कोलाइडल बनेगा। इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है, शुगर ले लो या सॉल्ट ले लो, ठीक है। जब उसको पानी में डिजोल्व किया जाता है तो आप उसको चेक नहीं कर पाते, मतलब बाद में उसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर देख लो ऑयल जो है, ठीक है, एक गिलास पानी हमने ले लिया, सपोज करो ये गिलास है, यहाँ तक हमने इसमें पानी डाल रखा था, ठीक है। उसके ऊपर हमने इसमें ऑयल डाल दिया, तो ऑयल की जो लेयरिंग है वो अलग से दिखाई दे जाएगी, ऑयल की जो लेयरिंग होगी वो अलग से दिखाई दे जाएगी। इसको ही क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन बोला जाएगा, ठीक है। सेम केस अगर रॉक्स के आपने रखे हैं, पत्थर लिए हैं, तो यहाँ पे पत्थर जो है वो अलग से दिखाई दे जाएंगे। जब आप उसको थोड़ा स्पन करोगे, मतलब थोड़ा सा घुमाओगे, तो पानी को रखोगे गिलास को, तो उसके अंदर जो पत्थर हैं आपके वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन देखो बहुत जरूरी है, आज के टाइम में प्रॉब्लम सबके पास है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एग्जाम वाला टॉपिक होगा, ना कि यहाँ पे कोई हम मतलब कहते हैं ना कि बाबा टाइप कोई, वैसा कुछ नहीं कर रहे। हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन होता क्या है, कैसे बनता है, और कैसे आगे हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, कैसे इसको सेपरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले है सॉल्यूशन। इसको मैं सिंपली, अगर आपने कई बार देखा होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, SOL डाल के ऊपर थोड़ा ऐसे निशान डाल देता हूँ, इसका मतलब ये होता है सॉल्यूशन, ठीक है। रिएक्शन जो है हम ऐसे लिख देते हैं REE, उसके बाद फिर ऐसे कर दिया, वो रिएक्शन हो गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है, ये जो है दो चीजों से मिलके बना होता है। कहने मतलब ये क्या है, दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, दो चीजों से मिलके बनेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक होगा सॉल्वेंट प्लस दूसरा होगा सोल्यूट। एक है सॉल्वेंट, दूसरा है सोल्यूट। अब इसको याद कैसे करना है, इसमें नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 7 नंबर हैं। इसके अंदर देखो लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 लेटर हैं। तो जिसके अंदर लेटर कम है वो मिनिमम क्वांटिटी में होगा, मिनिमम क्वांटिटी। और जिसके अंदर मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा जो हमारे जो हैं लेटर्स हैं, उसको हम मैक्सिमम क्वांटिटी में रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो मिनिमम क्वांटिटी है वो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा बर्तन है, ठीक है, ये कोई बड़ा बर्तन है और एक ये छोटा बर्तन है। अगर हम दोनों के अंदर एक के अंदर दूसरा फिट करें तो जो छोटे वाला है वो बड़े के अंदर फिक्स हो सकता है, ना कि बड़े वाला छोटे के अंदर। तो सेम यहाँ पे रहेगा, जो सोल्यूट है, ठीक है, जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो क्या है, हमारे सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। जो सोल्यूट पार्टिकल जो है हमारे सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, और उनके डिसॉल्व होने के बाद ही जो चीज हमारी बनती है वो हमारी सॉल्यूशन कहलाती है, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। भी ये चीज ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें सोल्यूट की, तो हमने शुगर ले लिया, हमने क्या ले लिया, शुगर, ठीक है, और हमने इसको किस में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो शुगर को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर
सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना, इसके अंदर जो शुगर है वो सोल्यूट है, जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, और जो सोगुड सॉल्यूशन बना है वो आपका मेन सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आई होप आपको इस समझ में आया। बिल्कुल इजी लैंग्वेज हमने किया है कि सोल्यूट जो है कम नंबर में है, ठीक है, कम नंबर मतलब मिनिमम क्वांटिटी, जिसको आप कह सकते हो लेस, ठीक है, क्वांटिटी भी कह सकते हो। इसके अंदर ये क्या है, मोर क्वांटिटी, और जब लेस वाली चीज मोर में घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक है। इसको आप लिखोगे कैसे वो देखिए, आप सिंपल सी डेफिनेशन इसके अंदर लिखोगे, व्हेन द, ठीक है, इसके अंदर आप सिंपल सी डेफिनेशन लिखोगे, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब एक चीज ध्यान रखो, होमोजीनियस क्यों, क्योंकि हमने पहले जब डिफरेंस अभी किया था होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में, तो हमने वहां पे बात की है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर वो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब इनकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी। शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आप कैसे लिखोगे, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इन विच solute particles, in which solute particles are dissolved in solvent, in which solute particles are dissolved in solvent। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a solution is a homogeneous mixture, homogeneous mixture, क्योंकि मिक्सचर तो आपको पता है क्यों हो गया मिक्सचर, क्योंकि दो से ज्यादा पार्टिकल्स हमने डिसॉल्व किए हैं। मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल, ये चीज ध्यान रखनी है, सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं हम डिसॉल्व करते हैं इन सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट। ये चीज ध्यान रखनी है अभी कि जो कम नंबर वाले, कोई भी हमारे पास कम नंबर वाला कोई भी मटेरियल है, जब हम उसको हाई नंबर वाले मटेरियल में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या तैयार होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा। क्या तैयार होगा अभी, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इसके बाद जो है हम इसमें मेन क्वेश्चन जो करेंगे वो जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन तो होते हैं अलग अलग हैं, बट हम एक डिफरेंस बना के करेंगे ताकि अच्छे तरीके से याद हो सके। तो वो डिफरेंस में जो पहला पॉइंट हमारा सॉल्यूशन का ही रहेगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ अलग से। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा उसके अंदर वो रहेगा आपका सस्पेंशन, ठीक है, और थर्ड जो रहेगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का। उसको हम एक डिफरेंस बना के करेंगे, और डिफरेंस बना के जब आप कोई चीज करते हो तो आपको जल्दी से याद हो जाती है। नाइट में देखिए बच्चों, नाइट में जो है लाइव क्लासेस होती हैं, क्योंकि नाइट के टाइम जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फोन नहीं होता, घर में एक फोन है, तो उनके मम्मी डैडी रात को जो है काम से आ जाते हैं, तो वो बच्चे वहाँ से अपने मम्मी डैडी का फ़ोन यूज़ करके भी नाइट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और डिफरेंस में हम एक मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसमें हम एक डिफरेंस बना के उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंस जो होगा हमारा सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ट्रू सॉल्यूशन में, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए ट्रू सॉल्यूशन, एक डिफरेंस बना लीजिए 3 लाइनों का, मतलब 3 पेज पे जो लाइनें हैं, मतलब एक पेज के ऊपर 3 लाइनें लगा लीजिए। सबसे पहले आप डिफरेंस लिखोगे इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है, कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरा क्या है आपका, सस्पेंशन। तो हमने 3 जो हैं उन सॉल्यूशंस के अंदर जो है डिफरेंस बनाना है, ठीक है, और वो डिफरेंस 1 बाय 1 हम करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा ट्रू सॉल्यूशन में, वो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा है, वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। कैसा होता है, होमोजीनियस, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने समझ लिया कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस क्या होते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन जो है एक जैसी रहती है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट लुक्स
homogeneous, it looks homogeneous, but it is heterogeneous। ऐसा हमने क्यों लिखा वो आप आगे देखना, आगे जब हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इट इज हेट्रोजीनियस। और थर्ड में मैं क्लियरली लिख रहा हूं इट इज हेट्रोजीनियस। थर्ड में डायरेक्ट लिख दिया मैंने इट इज हेट्रोजीनियस। तो पहला पॉइंट यहां पे क्लियर हुआ सभी का हमारा कि एक जो है हमारा होमोजीनियस है, दूसरा हमारा क्या है, होमोजीनियस लग रहा है बट होमोजीनियस नहीं है, वो क्या है हमारा हेट्रोजीनियस है। वो क्या है हमारा हेट्रोजीनियस। अब जो होमोजीनियस है उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल का साइज है, सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो साइज है पार्टिकल्स का वो हमारा क्या है, 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर से कम है तो सिंपल सी बात आपको दिखाई नहीं दे रहा वो चीज, ठीक है। उसके बाद कोलाइडल में चलो, इसके अंदर क्या है, साइज बिटवीन, साइज कितना होगा, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। थर्ड में देखिए इसके अंदर सस्पेंशन में क्या होगा, अबव मतलब ज्यादा होगा, कितने से, 1000 नैनोमीटर से। मतलब एक चीज क्या है, बढ़ चुके हैं, यहाँ पे साइज क्या है, बढ़ चुका है। अब साइज बढ़ चुका है तो उसको हम क्लियरली देख सकेंगे। जब साइज उस चीज का बढ़ जाता है, पार्टिकल्स का साइज बढ़ जाता है, एक छोटी चीज है एक बड़ी चीज है, तो आप बड़ी चीजों को आसानी से देख सकते हो, तो वो चीज हम यहाँ पे देखनी है। उसके बाद देखिए इसमें थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, इसके अंदर इट कैन, सॉरी इसमें लिखिए इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट सीन, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट सीन। पार्टिकल्स जो हैं देखे नहीं जाते। देखे नहीं जाने का मतलब है ना तो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो और सिंपल आंखों की हेल्प से, मतलब नेकेड आई से तो आप उस चीज को देख ही नहीं सकते। इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स आर सीन विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इसके पार्टिकल को देख सकते हो। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। थर्ड में देखिए आप क्या होगा बच्चों, थर्ड में आप जो है पार्टिकल्स आर सीन बाय नेकेड आई, मतलब उसको खुली आंखों से आप सिंपली तौर पे पार्टिकल्स को है आराम से देख सकते हो। तो 3 डिफरेंस हमने किए हैं। पहला होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। दूसरा है साइज किया है हमने पार्टिकल का लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 से 1000 मतलब 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच, और उसका अबव 1000 नैनोमीटर के ज्यादा। उसके बाद पार्टिकल्स जो हैं देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं और नेकेड आई की हेल्प से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, जिसके पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, सिंपल लिख लीजिए, इट कांट बी फिल्ट्रेटेड, मतलब इसको क्या है, फिल्टर नहीं किया जा सकता। नहीं किया जाने का रीजन क्या है, साइज कम है, देख हम उसको नहीं सकते। इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसमें भी क्या होगा, नहीं होगा, इट इज नॉट फिल्टर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर लैब्स के अंदर हम इसको फिल्टर कर सकते हैं आराम से, लेकिन सिंपली तौर पे हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, इसमें पार्टिकल्स आर इजली फिल्ट्रेटेड क्यों कर सकते हैं आराम से, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहे हैं बड़े पार्टिकल है, आराम से उसको साफ तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन नॉट शो टिंडल इफेक्ट,
इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, पहले इसमें डिफरेंस हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इट ऑल्सो शो टिंडल इफेक्ट, और इसमें भी क्या होगा भाई, इट ऑल्सो शो टिंडल इफेक्ट। अभी मैं बताता हूँ आपको टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसमें से ऑल्सो काट देते हैं, ठीक है। इट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट होता है क्या है वो देख लीजिएगा अभी इसके बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने 5 हमने इसके बीच डिफरेंस कर लिए हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान हमने डिफरेंस किए हैं। उसके बाद मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल लिखने से पहले अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बताएं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है, हम उसको और इजी वे में करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल रहेगा आपका वही है जो अभी हमने किया था, आपको शुगर या फिर सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर। जो शुगर है जो सॉल्ट है आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर देखिए क्या रहेगा, कोलाइडल के अंदर देखो हमने लिखा था होमोजीनियस, कि होमोजीनियस लगता है बट होता नहीं। इसका मेन रीजन क्या है कि एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, मिल्क, ब्लड, मड, मड यानी कि कीचड़ जो होता है। अब इन एग्जांपल में देखो, दूध को जब आप देखते हो आपको बिल्कुल व्हाइट दिखाई देता है, ब्लड को आप जब देखते हो बिल्कुल रेड दिखाई देता है, मड आपने कीचड़ देखा ही होगा। लेकिन जब आप उसको लैब के अंदर चेक करते हो तो इनके अंदर डिफरेंट टाइप के आपको आगे पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। ब्लड, मिल्क के अंदर आपको अलग सी चीजें दिखाई देंगी, ब्लड के अंदर आपको सेल्स दिखाई देते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। मड्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह भी शो होते हैं। इसके अंदर देखिए सस्पेंशन का जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। सस्पेंशन के एग्जाम्पल में आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना, आपको सिंपल लिखना है, जो आपका ऑयल है या आपके जो सैंड है या आपके जो रॉक पार्टिकल हैं, ठीक है, ऑयल, सैंड या जो आपके रॉक्स हैं, रॉक्स डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर। अब एक चीज और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो 5 टॉपिक, 5 मतलब डिफरेंस हमने किए हैं बिल्कुल इजी वे में, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल करके इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन तीनों सॉल्यूशन के अंदर से कौन सा सॉल्यूशन है जिसके ऊपर ग्रेविटी काम करती है, मतलब जिसके पार्टिकल जो है नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा कि जो सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉट सेटल डाउन, कि सेटल डाउन होते ही नहीं। अगर सेटल डाउन नहीं होंगे तभी तो हमने उसको ट्रू सॉल्यूशन कहा है, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी। इसके जो पार्टिकल हैं कोलाइडल के, वो एक ही कंडीशन पे जो है नीचे बैठते हैं जब मेथड कौन सा यूज करें, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन हम आगे सेपरेशन मेथड में पढ़ेंगे, वहां से आपको क्लियर होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जब हम काम करते हैं, यूज करते हैं, तो जो कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, लाइटर हैवियर पार्टिकल में बदलकर। सस्पेंशन में अगर हम बात करें तो सस्पेंशन ही वो सॉल्यूशन है जिसके ऊपर ग्रेविटी वर्क करती है। ग्रेविटी वर्क करती है, ग्रेविटी वर्क करने का मतलब क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर सेटल डाउन, सेटल डाउन, पार्टिकल क्या है इसके नीचे बैठ जाते हैं। तो ये वो पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इजी सा है, ठीक है। पहले होमोजीनियस, इसके अंदर होमोजीनियस लग रहा है क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा कि ऊपर से एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक जैसे है नहीं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, हिट्रोजीनियस भी लिख दिया। उसके अंदर तो है हिट्रोजीनियस, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल का साइज इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर बिटवीन के अंदर आएगा और उसके अंदर अबव 1000 नैनोमीटर से ऊपर आएगा। अब पार्टिकल का साइज ही बिल्कुल छोटा है तो हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। पार्टिकल का साइज मीडियम है तो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, पार्टिकल का साइज ज्यादा है तो हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। पार्टिकल का साइज बिल्कुल छोटा है
ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो फिल्टर नहीं किया जा सकता, इसके अंदर फिल्टर नहीं किया जा सकता, इसको फिल्टर किया जा सकता है। इट शो टिंडल इफेक्ट, सॉरी इट कैन नॉट शो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है यूनिफॉर्म है तो टिंडल इफेक्ट कभी भी शो नहीं होगा। इसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो होगा और ये भी टिंडल इफेक्ट जो है आपका शो करेगी। उसके बाद ये चीज ध्यान रखनी है, इसके जो पार्टिकल है नीचे सेटल डाउन नहीं होते, मतलब ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही, इसके जो पार्टिकल है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पे सेटल डाउन हो सकते हैं, तो वहां पे वो मेथड चलता है, ठीक है। और यहाँ पे सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है उसके जो है आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पार्टिकल्स हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सेटल हो जाते हैं। उसके बाद एग्जांपल आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट, हमने इसमें एक वर्ड यूज किया है बार बार, टिंडल इफेक्ट। तो एक बार टिंडल इफेक्ट को हम क्लियर कर देते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ जी, तो टॉपिक है आपका टिंडल इफेक्ट, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों, ये आपने ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व कैसे किया है, एक रूम है, रूम के यहाँ पे खिड़की है, बाहर क्या था, सन था। अब सन से आपको पता है क्या आएगी, लाइट आएगी, तो सन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। अब लाइट का रूम में एंटर करने का पाथ क्या है, ये विंडो है, मतलब ये एक डोर की तरह काम करेगी, जिससे क्या है लाइट जो है ऐसे डायरेक्ट आएगी, इससे लाइट जो है डायरेक्ट ऐसे शो होगी। अब जो डायरेक्ट लाइट ऐसे शो हो रही है, सपोज करो यहाँ पे आपकी क्लास से ही कोई बच्चा खड़ा है या मैं खड़ा हूं, तो मुझे क्या होगा, ये रास्ता दिखाई देगा। मुझे रास्ते में क्या है, जब आप घर की खिड़की से देखते हो तो एक लाइट जो आते हुए दिखाई देती है, वो साफ दिखाई देती है, ठीक है। और उस लाइट के रास्ते के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, मतलब इस चीज का दिखाई देना ही हमारा क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जब जो लाइट है उसके रास्ते में आने से, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के पहले से जो वहां पे प्रेजेंट है, उनका दिखाई देना ही क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। और ये कौन शो करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ये ज्यादातर शो करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे, टिंडल इफेक्ट के बारे में सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है इसको आपको, द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, लिखिए अ स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट बाय, मैं लिख देता हूं साइड में, इट इज द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है बच्चों फैलाना किस चीज को, स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और उसके पाथ को विजिबल कर देते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इज कॉल्ड, टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो यही रीजन है कि इसका जो नाम है टिंडल इफेक्ट रखा गया है, इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका टिंडल इफेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है, जो हम इसमें बार बार यूज कर रहे थे, टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो टिंडल इफेक्ट आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि जब लाइट आती है और लाइट के रास्ते में जो हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमें जब विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, बाय कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल, तो उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट हम कहते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट जो बात करेंगे सॉल्यूशन से रिलेटेड ही करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो है हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो टॉपिक है बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको भी सिंपल वे में कर देते हैं, क्योंकि सारे ही टॉपिक को हमें सिंपल वे में करना है बिल्कुल। तो हेडिंग डालिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, मैं दूसरे मार्कर से लिख लेता हूं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले है सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हमें बात करनी है अनसैचुरेटेड की, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके बाद हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की, सोल्यूबिलिटी। हाँ जी, तो तीन टॉपिक हमें करने हैं और तीनों ही बहुत बहुत जरूरी हैं।
ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो हमारे टॉपिक रह जाएंगे वो सिर्फ सेपरेशन मेथड रह जाएंगे और हमारा जो जो आधा चैप्टर है एक हिसाब से हम मान के चलो वहां पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्या होता है, इसको यहां पे मैं समझा देता हूं कि एक गिलास है, इस गिलास के अंदर पानी है इतना, इसके अंदर हमने क्या किया, 1 चम्मच जो है नमक की डाल दी, नमक मतलब NaCl सोल्ट किसके अंदर हमने डाल दी, 1 डाल दी काम चल गया, वो डिजोल्व हो गई, 2 डाल दी वो भी इसके अंदर डिजोल्व हो गई, 3 डाल दी वो भी डिजोल्व होगी, 4 डाल दी वो भी डिजोल्व कर दी। लेकिन जब हम पूरा पैकेट ले आए, पैकेट कौन सा ले आए, टाटा नमक, देश का नमक, ठीक है, वो सस्ते वाला नहीं है, तो टाटा नमक जब हम लेके आए, हमने इसके अंदर वो डिजोल्व किया, तो क्या होगा कि जो नमक है वो घुलना बंद हो जाएगा एक टाइम आने के बाद, मतलब आधा पैकेट ही चला गया या तो उससे कम चला गया, उसके बाद इसके अंदर नमक जो है वो डिजोल्व नहीं होगा। तो जब वाटर के अंदर नमक डिजोल्व होना बंद हो जाए तो उस टाइम वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो उस टाइम वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, उस टाइम वो सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब उससे पहले नमक डिजोल्व हो रहा था और हम डिजोल्व करते जा रहे थे, और जब तक पानी के अंदर नमक डिजोल्व कर हो रहा था, मतलब वो अपने अंदर डिजोल्व कर रहा था, तब तक वो चीज क्या थी, अनसैचुरेटेड थी। मतलब समझो ध्यान से, जब तक चीज डिजोल्व हो रही है अनसैचुरेटेड है, जब डिजोल्व कोई भी मतलब मटेरियल जो है डिजोल्व होना बंद हो जाए तो वो सैचुरेटेड है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, व्हेन नो मोर सोल्यूट, क्योंकि हमें पता है ना सोल्यूट चीज ही क्या है, डिजोल्व होती है, सोल्यूट पार्टिकल्स आर डिजोल्व, व्हेन नो मोर सोल्यूट पार्टिकल्स आर डिजोल्व, ठीक है, इन अ सॉल्यूशन, no more solute particle are dissolved in a solution at a given temperature, at a given temperature is called saturated solution। तो ये इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट की देखिए क्या लिखोगे आप, when the level of solution is less than saturated level, सैचुरेटेड लेवल, मतलब सैचुरेटेड लेवल से जब उसका लेवल जो है सॉल्यूशन का कम है तो वो क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। या फिर क्या आप लिखोगे इसके अंदर, इफ द अमाउंट, ठीक है, आप इसके अंदर दूसरी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेटेड लेवल, ठीक है, दूसरी मैं लिख ही देता हूं इसके पास में ही, इफ द अमाउंट ऑफ dissolved solute particles is less than saturated level, less than saturated solution लिख लो, solution is called unsaturated solution। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन हमारी हो गई हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो देखिए आप, जो थर्ड पॉइंट है, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ठीक है, सोल्यूबिलिटी बहुत जरूरी है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है उसके अंदर कितने सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हुए हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इट इज द, इसके अंदर देखिए हम क्या लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है, इसके अंदर देखिए इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल dissolve in saturated solution at a given temperature, तो वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या कहलाता है, सोल्यूबिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पे आपके जो 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सोल्यूबिलिटी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सोल्यूबिलिटी जो है वो आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं। सैचुरेटेड क्या होता है, जब एक सॉल्यूशन के अंदर जो है, ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर जो है सोल्यूट पार्टिकल जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए, क्योंकि सॉल्यूशन कब बनता है, जब सोल्यूट पार्टिकल जो है, ठीक है, वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए, तब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अन का मतलब क्या है कि जब तक वो डिसॉल्व होते जा रहे हैं,
कौन डिसॉल्व होते जा रहे हैं? सोल्यूट पार्टिकल। कौन डिसॉल्व होते जा रहे हैं अभी? सोल्यूट पार्टिकल। जब तक डिसॉल्व होते जा रहे हैं तब तक वो क्या है? अनसैचुरेटेड। जब सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होना बंद हो जाएं तब वो क्या बन जाएंगे? सैचुरेटेड बन जाएंगे। तब वो क्या बन जाएंगे? सैचुरेटेड बन जाएंगे। और सोल्युबिलिटी क्या होती है कि जो सोल्यूट पार्टिकल हैं, ठीक है, वो किस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? वो उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ हो। यहां तक आपका जो है हाफ चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो मेजर हमें पता हो कैसे करनी होती है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो है वो कैसे मेजर करनी है वो देखनी है हमें, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन हमारी होती है। देखो इसके वैसे तो आपके सिलेबस में जो है 3 मेथड दे रखे हैं। एक है मास बाय मास परसेंटेज, सेकंड है मास बाय वॉल्यूम और थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मैं आपको एक मास बाय मास परसेंटेज का एग्जांपल आपको दे देता हूं कि सपोज करो एक हम लेके चलते हैं, एक न्यूमेरिकल छोटा सा लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी दे रखा है, बुक्स के अंदर दे रखा है कि आपके पास जो है, ठीक है, आपके पास मैं देख लेता हूं क्या है। आपके पास जो है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट दे रखा है स्टूडेंट्स, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। ये क्या है? कॉमन सॉल्ट है, मतलब ये क्या है? आपका सोल्यूट है। ये क्या है? आपका सोल्यूट है। 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्यूट मतलब सॉल्ट जो है आपका वो है। उसके बाद आपके अंदर देखा है इसके अंदर सोल्यूट, सिंपल सी बात है, नमक है तो क्या होगा? साथ में वाटर होगा। तो 320 ग्राम आपका क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है। ये क्या है? आपका सॉल्वेंट है। ये क्या है? आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? इसमें देखिए इसने बोला है, ठीक है, जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि आपको कैसे निकालनी है? मास बाय मास परसेंटेज से, मास बाय मास परसेंटेज मेथड से निकालनी है। अब मास बाय मास परसेंटेज मेथड क्या है वो देखिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे ऊपर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। नीचे आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना था स्टूडेंट्स? 40 था, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वर्ड देखना है, सॉल्यूशन दिया है तो इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब 320 प्लस 40 इज इक्वल टू 360, 360 हमारा आ जाता है। मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से, 10 से 10 कैंसिल हमारी, ठीक है। उसके बाद आप इसको सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। ये 20 पे चला गया, ये 18 पे चला गया, ठीक है। हंड्रेड बाई 9 आपका आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 1 9, फिर आएगा 9 1 9 और ये ऐसे आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, मास बाय मास परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है। अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर दे रखा हो, मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड अगर दे रखा हो, तो उसमें आप लिखोगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और तीसरे में अगर हम बात करें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड की, तो उसमें तीसरे में सिंपल ही रखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और मल्टीप्लाई आपको 100 ही उसमें रख देना है और डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। बस आपको ये पता होगी सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन बना कैसे है, सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट उसके अंदर क्या चीज डिसॉल्व की गई है। तो यहाँ पे आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन की, या फिर मेथड ऑफ सेपरेशन करने से पहले आई थिंक हम छोटे से 2 टॉपिक और कर लेते हैं, आसान है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन जो हमारा रहेगा
सबसे पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब फिजिकल केमिकल चेंज जो है कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पहले क्लासों में पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ रखा है। फिजिकल चेंज क्या होता है? एक है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले देखिए, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं आपकी, वो चीज देखनी है। नंबर 1 शेप, साइज, कलर। शेप, साइज एंड कलर। दूसरी बात एक चीज ध्यान रखनी है, जो फिजिकल चेंज होते हैं उसके अंदर कभी भी कोई नई चीज नहीं बनती, उसके अंदर कभी भी कोई नई चीज नहीं बनेगी, ठीक है। नो न्यू, नो का मतलब नहीं, ना कि नो, ठीक है, काउंट वाला नंबर वाला नो। नो का मतलब है नहीं। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे? इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये दोनों ही तरह का हो सकता है, इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये चीज ध्यान रखनी है अभी। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप सिंपल सी बात लिखो, देखो मेल्टिंग, जहां पे वर्ड यूज होगा वहां पे क्या है? फिजिकल चेंज है। जहां पे वर्ड मेल्टिंग यूज होगा वहां पे क्या है? फिजिकल चेंज है। लेकिन जहां पे वर्ड यूज होगा बर्निंग, ठीक है, बर्निंग जहां पे वर्ड यूज होगा वहां पे हमेशा केमिकल चेंज रहेगा। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को कट कर दो, ठीक है, कट करके छोटे छोटे पीस बनाते रहो, लेकिन रहेगा तो वो पेपर ही। पेपर, वुड, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद अगर आप बात करो इसके अंदर बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या है? वो भी एक फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज की बात करें तो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इंटरनल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी, है बाहर से दिखावे वाली प्रॉपर्टी है। फिजिकल चेंज में क्या है बच्चों? फिजिकल चेंज में बाहर से दिखने वाली चीजें हैं सारी सारी, जो आप बाहर से देख के मेजर कर सकते हो। लेकिन जो आपका ये है केमिकल चेंज है, उसके अंदर क्या है? आपकी सारी सारी जो रहेगी मतलब इंटरनल रहेगी, इंटरनल चीजें जो हैं वो चेंज होगी, आप बाहर से देख ही नहीं सकते उसको। इसके अंदर क्या है? जब इंटरनल चीजें चेंज हो रही हैं तो इसके अंदर क्या होगा? न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। उसके अंदर क्या है? नया प्रोडक्ट हमेशा बनेगा। और इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये क्या रहेंगे? इरिवर्सिबल। इसको दोबारा से वही चीजों में मतलब उसी चीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे अभी मैंने कहा है बर्निंग, बर्निंग NING होता है, बर्निंग ऑफ पेपर या वुड, लकड़ी का जलना, ठीक है, कैंडल, ये सारे के सारे क्या हैं? कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, खाना बनाने के बाद उसका टेस्ट बदल जाता है, ठीक है। आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके केमिकल चेंज के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, 7th 8th में भी आपने कर रखा है फिजिकल उसमें, ठीक है, फिजिकल केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेटल नॉन मेटल का है, ठीक है, कि मेटल नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं एक बार, छोटा सा है। और उसके बाद हम करेंगे हमारा जो टॉपिक है मेन, मतलब कि जो हमारा रह जाएगा मेथड ऑफ सेपरेशन। मेटल नॉन मेटल देखो स्टूडेंट, 10th क्लास में आपका जो चैप्टर है कंप्लीट आएगा। कंप्लीट का मतलब क्या है? आपको अभी तो सिंपल एक डिफरेंस के तौर पे हम बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी करनी है कि मेटल आखिर में मिलती कैसे है, कैसे इसको प्योर किया जाता है। तो यहाँ पे मेटल हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो मेटल के बारे में आपको पता होगा, इट इज सॉलिड, ठीक है, इट इज हार्ड, इट इज शाइनी, इट इज शाइनी, शाइनी मतलब चमकदार होती है। इट इज सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है जब दोनों मेटल आपस में टकराते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट इज डक्टाइल, इट इज डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ऐसा प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस जिससे मेटल्स
प्रोपर्टी से मेटल से क्या बनाई जाए, वायर्स बनाए जाए, उसको क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी बोला जाता है, मतलब डक्टाइल प्रोसेस बोला जाता है। इट इज मिलिएबल। मिलिएबल का मतलब क्या होता है, एक मिनट स्टूडेंट्स, मिलिएबल MEA, स्पेलिंग देख लेना एक बार, मिलिएबल MELL आएगा, सॉरी MELLABLE। मिलिएबल का मतलब होता है जहां पे इससे तारे बनाई जाती हैं वैसे ही इससे क्या बनाई जाती हैं, चादरें बनाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करें, मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होती है, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज इजिली कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टी किसकी हैं, मेटल की हैं। सारी प्रॉपर्टी किसकी हैं, मेटल की। नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, इट इज सॉलिड, ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है। इसके अंदर एक्सेप्शन है सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम हार्ड के अंदर एक्सेप्शन है मरकरी का, Hg का मतलब होता है मरकरी, ठीक है, जिसको हम पारा कहते हैं, थर्मोमीटर के अंदर यूज किया जाता है, वो चीज ध्यान रखनी है। और जो हमने लिखा है ना सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या है, कठोर, मतलब ठोस होना, और हार्ड का मतलब क्या है, कठोर। तो सॉलिड में एक्सेप्शन का है सोडियम पोटेशियम का मतलब है कि इसको आप इजिली, जो आपके घर में चाकू होता है उससे भी काट सकते हो। ये क्या है, सॉफ्ट है, लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन क्या आ जाता है स्टूडेंट, डायमंड का आ जाता है। डायमंड मतलब हीरा, ठीक है। उसके बाद इट इज हार्ड, तो ये क्या होंगे, इट इज आप लिख लेना, मतलब इसके अंदर हमने जो लिखा था सॉफ्ट, ठीक है, और गैसियस स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट होंगे और ये लिक्विड स्टेट के अंदर भी हमारे प्रेजेंट होंगे। इट इज नॉन शाइनी, नॉन शाइनी का मतलब ये चमकदार नहीं होते, ठीक है, लेकिन आयोडीन होती है, ये चीज ध्यान रखनी है, आयोडीन जो है वो चमकदार होती है। उसके बाद नॉन सोनरस, नॉन सोनरस का मतलब हवा चल रही है कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब गैसेस जो हैं जब वो चलती हैं कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन जब दो तलवारें टकराती हैं तो आवाज आती है, ठीक है। उसके बाद नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल और नॉन मिलिएबल। नॉन मिलिएबल, ना तो इनसे चादरें बनाई जाती हैं ना ही इनसे तारे बनाई जाती है, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं नेचर में, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की पावर है और इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की पावर है, इलेक्ट्रॉन देने की पावर है। तो ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका मैटर नॉन मैटर में भी डिफरेंस हो जाता है। सिलेबस में फिलहाल डिफरेंस के तौर पे ही है, इससे आगे कुछ करना नहीं है। 10th क्लास में ब्रीफ चैप्टर है, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर है, वहां पे करेंगे। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन, वो करते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट परमिशन हो तो मैं 2 मिनट पानी पी के आता हूँ, तब तक आप इस चीज को कंटिन्यू करो, ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन को। तो स्टूडेंट देखिए आगे करते हैं हम मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन जो है हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। मेथड्स ऑफ सेपरेशन मतलब अलग करने के जो प्रोसेस होते हैं, सेपरेशन मतलब किस चीज को छानना, ठीक है, सेपरेट करना, अलग करना। फिल्ट्रेशन का मतलब छानना होता है। सबसे पहला है सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहला जो आपका मेथड आता है स्टूडेंट्स वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है वो एक बार समझ लो। आपने घरों में, डायरी में, घरों में वॉशिंग मशीन सबके पास है, ठीक है, तो उसमें हम कपड़े सुखाते हैं। तो जब हम उसमें कपड़े सुखाते हैं तो आप देखते हो जो वेट हमारे क्लोथ्स होते हैं उनके अंदर जो पानी रह जाता है वो वॉशिंग मशीन की हेल्प से अलग कर दिया जाता है, मतलब स्क्वीज कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, और वो कपड़े जो हमारे सूख जाते हैं। सेम अगर हम बात करें डायरीज की, जहाँ पे मिल्क वगैरह हमें ज़्यादा मिलता है, आज के टाइम में तो सभी डायरी से ही लेते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो उस मिल्क से जब बटर निकालते हैं तो उस चीज़ को घुमाया जाता है, ठीक है, मिल्क को जो है घुमाया जाता है। जब उसमें कर्ड फॉर्मेशन होती है उसके बाद उसको घुमाया जाता है। कर्ड फॉर्मेशन के बाद जब उसको घुमाया जाएगा तो क्या है, जो डेंस चीज़ है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है, और जो है लाइटर चीज होती है, मतलब हल्की चीज होती है, वो ऊपर आ जाती है। आम भाषा में कहूँ, आप जब दही देखते हो, दही के जो होती है, कर्ड जो होती है, उसके अंदर हम जब एक मशीन लगाते हैं, घूमने वाली जो लगाते हैं, ठीक है, हर एक के गांव में अलग उसको नाम दिया जाता है, तो उससे क्या है, लस्सी जो बनती है तो वो नीचे रह जाती है और जो दही, जो आपका बटर है वो ऊपर आ जाता है, मक्खन जो है ऊपर आ जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी, ठीक है,
हाईली रोटेटिंग, मतलब हाईली घूमने वाली चीज की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस चीज को सेपरेट कर सकते हैं। आप इसके अंदर क्या लिखोगे, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन इज दैट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ the basic principle of this method is that the denser मतलब जो भारी होंगे particles are settled down and the लाइटर का मतलब क्या हुआ, जो हल्के हैं, लाइटर पार्टिकल्स आर स्टे एट बॉटम, स्टे एट बॉटम व्हेन द मिक्सचर स्पन रैपिडली, जब उस मिक्सचर को बहुत ही जल्दी क्या किया जाता है स्टूडेंट, घुमाया जाता है, तो जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, जो भारी पार्टिकल होते हैं, सॉरी, जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है। अब इसकी एप्लीकेशन, मतलब इसको यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो जैसे मैंने भी बताया है, हम इसको कहाँ यूज करते हैं, डायरीज के अंदर यूज करते हैं। डायरीज के अंदर यूज कैसे करते हैं, टू सेपरेट बटर, ठीक है, और क्रीम, बटर और क्रीम को सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन में हम यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन्स, ठीक है, इसका यूज करते हैं, और लैब्स के अंदर, ठीक है, लैब्स के अंदर हम इसका खासकर यूज करते हैं। लैब्स के अंदर आपको कोई ब्लड चेकअप करवाना है, तो आपका जो ब्लड होता है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो ब्लड के जो टेस्ट हैं वो करने से पहले हमें ब्लड को क्या करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट मेथड था स्टूडेंट, बिल्कुल इजी मेथड है कि किसी चीज को घुमाओगे, घुमाने के बाद क्या है, जो भारी चीज है वो नीचे रह जाएगी, जो हल्की चीज है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ, लस्सी बनाते हो जब, लस्सी बनाना, ठीक है, ये तो सबके घरों में देखा होगा, आपके मम्मी डैडी को पता होगा, उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे। दूसरा जो मेथड है स्टूडेंट्स हमारा, दूसरा देखिए जो है आपका सेपरेटिंग फनल। ठीक है, दूसरा जो है सेपरेटिंग फनल, ये था फर्स्ट, और सेकंड है सेपरेटिंग फनल। अब फनल वर्ड यूज हुआ है तो आपको फनल से कुछ याद आया हो, सेपरेटिंग फनल, FUNNEL, ठीक है, आपके बुक्स के अंदर डायग्राम भी दिया हुआ है। और फनल आपने वैसे घरों में देखी भी होगी, जिससे आप ऑयल वगैरह डालते हो। ठीक है, आपके घरों में जो बड़े बड़े ट्रैक्टर होते थे पुराने टाइम में, ऑयल उससे डाला जाता था फनल से, तो वो चीजें हैं। तो इसके अंदर क्या है, देखो पहले तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर हम कौन से लिक्विड सेपरेट करेंगे वो चीज देखनी है। इमिजिबल लिक्विड। अब मिजिबल और इमिजिबल क्या होते हैं वो चीज देखो। इमिजिबल क्या होते हैं, जो एक दूसरे के अंदर घुले ना, ठीक है, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हमने जो सोल्यूट या सोलवेंट जो हमने जो भी हमने लिया है वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व ना हो, एक अलग तरीके से लेयर बनी रहे। और मिजिबल क्या होगा कि दो चीजें आपस में घुल जाए और घुलने के बाद हमें पता ना लगे कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, कि कौन कहाँ पे है। जैसे क्या इसके अंदर हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि एक पानी का गिलास के ऊपर हमने पानी के गिलास के अंदर तेल ले लिया, जो तेल है उसकी अलग लेयरिंग होगी और जो पानी है उसकी अलग लेयरिंग होगी, तो वो है इमिजिबल। ठीक है, लेकिन जब हम उसी पानी के गिलास के अंदर एसीटोन ले लेते हैं या अल्कोहल ले लेते हैं तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो वो है मिजिबल। तो सेपरेटिंग फॉर्म में देखिए जो इसके पीछे का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल, द बेसिक, इसको साथ साथ नोट करते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं लिख रहा हूं साथ साथ में, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मेथड इज दैट, द टू इमिजिबल लिक्विड्स आर separated
डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दो चीज़ें कैसे अलग की जाती हैं उनकी डेंसिटी के, मतलब जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वो पानी के नीचे डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, तो आपको अलग से वो चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। एप्लीकेशन में अगर हम बात करें, इसकी एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट आप यही लिखोगे, टू सेपरेट ऑयल, और दूसरा आप इसके अंदर क्या लिखोगे, टू सेपरेट, ठीक है, या फिर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो फ्रॉम इट्स, और टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स। तो ये इसकी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, वो चीज़ ध्यान से रखनी है, सिंपल सा है, ठीक है, कि क्या चीज़ कौन सा मतलब मेथड क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास लिक्विड कौन से हैं, हमारे पास वो लिक्विड हैं जो एक दूसरे में डिजोल्व भी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी के बिहाफ पे, ठीक है, उनकी डेंसिटी के बिहाफ पे सेपरेटिंग फनल मेथड से हम उसको अलग कर देते हैं। तो ये आपका सेकेंड मेथड था। थर्ड मेथड देखिए स्टूडेंट्स आगे कौन सा है, अगर चैप्टर में कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बच्चों बता दिया करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, आप अपने फ्रेंड्स तक जितना ज़्यादा चैनल को बढ़ाओगे हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और आपको ऐसे ही इजीली नए नए कंटेंट जो है इजी वे में हम आपको आगे कराते रहेंगे, ठीक है। आप हो तो चैनल है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, आगे से आगे आपको इसे बढ़ाना है, आपको हमारे इस परिवार को आगे बढ़ाना है और आगे दूर तक लेके जाना है। नेक्स्ट जो आपका है स्टूडेंट्स क्रोमेटोग्राफी, नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में वर्ड आया क्रोमेटो, तो इस वर्ड का मतलब भी ध्यान रखना है कलर्स, इस वर्ड का मतलब भी आपको ध्यान रखना है कलर्स, मतलब वो सोल्यूट, ठीक है, आप मैं सिंपल बता रहा हूं, इसके अंदर आप उन सोल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करोगे, सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट करोगे जो क्या है, विच आर डिजोल्व इन वन काइंड ऑफ सोलवेंट, एक ही तरह के सोलवेंट के अंदर जो घुले हुए हैं उनके अंदर से आप क्या करोगे, सोल्यूट पार्टिकल को अलग करोगे, उसको ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, उसको ही क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। जो एक तरह के सोल्यूट जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जब वो एक ही तरह के सोलवेंट पार्टिकल्स मतलब सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो उसको सेपरेट करने का जो मेथड है उसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। और ये पूछ लिया जाता है कि जो वर्ड क्रोमेटोग्राफी है वो किसके लिए है, जो वर्ड जो क्रोमेटो है उसका मतलब होता है कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी स्टूडेंट्स, अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज जो है एप्लीकेशन हम बात करें ड्रग सेपरेशन में, ड्रग सेपरेशन का मतलब क्या है कि ब्लड से ड्रग सेपरेशन का मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव आपने केस देखा होगा, तो वहां पे बस यही मेथड होता है, ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव वाले मेथड में हो जाता है। और कलर जो होते हैं, कलर सेपरेशन इन डाइज, ठीक है, कलर सेपरेशन में डाइज में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और जो नेचुरल कलर होते हैं उनके पिगमेंट को सेपरेशन के लिए भी इसका यूज स्टूडेंट्स किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका मेथड है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, नेक्स्ट इससे भी सिंपल है वैसे तो। नेक्स्ट जो है क्रिस्टलाइजेशन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है क्रिस्टल, तो जो मतलब हमारे पास सोल्यूट होगा, प्योर जो हमारे पास मटेरियल आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, क्रिस्टल फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो चीज हम सेपरेट करेंगे वो जो चीज आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, क्रिस्टल की फॉर्म में आएगी स्टूडेंट, वो चीज ध्यान रखनी किस फॉर्म में आएगी, क्रिस्टल, ठीक है। जो आपको पता होगी जो सोल्ट बनता है वो इवेपोरेशन प्रोसेस से बनता है, लेकिन जब उसको प्यूरिफाई किया जाता है तो वो इस मेथड से किया जाता है, वो चीज ध्यान रखनी है कि वो प्यूरिफाई किससे किया जाए, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए, a process in which, ठीक है, a process in which जो है आपका जो रहेगा प्योर जो सॉलिड चीज है, ठीक है, a process in which a pure substance is
separated in form of crystal, in form of crystal from its solution, from its impure form लिख लो, सॉरी impure form, ठीक है। इम्प्योर फॉर्म से उसको किस में करेंगे, क्रिस्टल फॉर्म में हम उसको प्योर फॉर्म में ले लेंगे। क्रिस्टल के जो आप आयोडीन देखते हो, आयोडीन मतलब नमक होता है, वो क्रिस्टल फॉर्म में ही होता है, चमक होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया है कि आपने इवेपोरेशन प्रोसेस से नमक तो ले लिया, लेकिन उसको जो प्योरीफाई किया है वो इस मेथड से ही किया है। वो किस मेथड से किया, हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही किया है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट किससे होगा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से होगा, और जो सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल है वो किससे होगा, आपका इस मेथड से ही होगा। लास्ट जो आपके मेथड रहते हैं स्टूडेंट वो दो हैं, और दोनों को ही हम, ठीक है, साइड बाय साइड करते हैं। एक है डिस्टिलेशन, दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों सेम हैं, बस अंतर कहां है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। वो चीज ध्यान रखनी है, अंतर कहां होगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट में होगा, ठीक है। एक है आपका डिस्टिलेशन, दूसरा है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इन दोनों को यूज कहां करेंगे वो चीज देख लो। इन दोनों को कहां यूज करेंगे, जब हमारे पास लिक्विड कौन से हो, मिजिबल लिक्विड हो। मिजिबल लिक्विड मतलब वो लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हुए पड़े हैं और उनके अंदर हम नहीं बता पा रहे कि कौन सा जो है लिक्विड दूसरे के अंदर डिसॉल्व है, मतलब लेयरिंग नहीं बनती। जैसे तेल की और पानी की लेयरिंग बन रही है ना, इसके अंदर वो लेयरिंग नहीं बन रही, तो आप बता नहीं पाते कि कहां पे क्या नहीं हो रहा। तो वो चीज देखनी है इसके अंदर डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर, ठीक है। तो सेम है, मतलब मेथड विच यूज टू सेपरेट मिजिबल लिक्विड, ठीक है, सेम लिखेंगे। इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड used which is used to separate two miscible liquids which have high difference in their boiling point, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये मैंने पिछले लेक्चर में फर्स्ट जो आपका लेसन था उसमें कंप्लीट करवा ही दिया था, ठीक है। सेम लिखना है इसके अंदर, बिल्कुल सेम लिखना है, ठीक है। इट इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिजिबल लिक्विड्स विच हैव, हाँ स्टूडेंट इसमें क्या रहेगा, देखो इसमें हमने लिखा है हाई डिफरेंस, इसमें हम क्या लिखेंगे, विच हैव लो डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस कम हो। जिसके अंदर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में कम होगा, ठीक है, लो होगा, उसको बोल लेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जिसके अंदर ज्यादा होगा उसको हम बोल लेंगे डिस्टिलेशन, ठीक है। जिसके अंदर ज्यादा होगा डिस्टिलेशन, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। पहले के अंदर आप देखो एसीटोन है। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट लेके चले वाटर का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉइलिंग पॉइंट लेके चले हम एसीटोन का तो वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम दोनों, मतलब हमारे पास एक गिलास के अंदर दोनों ही हैं, एसीटोन भी है और वाटर भी है, तो जब हम उसको हीट करेंगे तो जब टेम्परेचर हमारा 56 आएगा तो एसीटोन क्या है, उसके अंदर से इवेपोरेट हो जाएगा, और बाद में हमारे पास जो बचेगा वो क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास वाटर लास्ट हमारा रह जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, वो देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर,
एटमॉस्फेयर से जो गैसेस हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है। और जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो होती है, मतलब उसके अंदर से उसके लुब्रिकेंट्स वगैरह, डीजल वगैरह, वो चीज़ें अलग की जाती हैं, वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ही की जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके मेथड जो थे, मेथड ऑफ सेपरेशन। तो इस चैप्टर में ओवरऑल हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, फर्स्ट चैप्टर में ओवरऑल स्टार्टिंग की वहीं से मेथड डेफिनेशन से, उसके बाद हमने सब टाइप पढ़े, प्योर इम्प्योर, फिर हमने मिक्सचर शुरू किया, मिक्सचर के टाइप पढ़े, फिर हमने डिफरेंस किया सॉल्यूशन माइनस सस्पेंशन में, ठीक है। उसके बाद हमें जो छोटे टॉपिक लिखे हैं फिजिकल केमिकल से डिफरेंस किया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमारे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी, और उसके बाद हमने ये 5 तरह के मेथड हमने किए हैं। अब हमारा रह गया था स्टार्टिंग के अंदर जो था, स्टार्टिंग में था एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट को मैं सिंपली बता देता हूँ, एलिमेंट वो पार्टिकल होंगे जिसको आगे और फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते, और आगे जाकर फिर नहीं तोड़ सकते। जैसे कि मैं बात करूँ हाइड्रोजन, ठीक है, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर मैं इसकी बात करूँ तो सारे क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, सारे एलिमेंट है और इनको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। और एलिमेंट जो है किस चीज की सबसे छोटी यूनिट होती हैं, वो होते हैं एटम की। एटम की सबसे छोटी एंटिटी को क्या होती है, एंटिटी जो होती है वो एलिमेंट होते हैं। अगर बात करें कंपाउंड, तो कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन बिल्कुल सेम थी, ठीक है। मिक्सचर के अंदर इन एलवी रेशियो और कंपाउंड के अंदर क्या था, इन फिक्स रेशियो। बनते कब है, जब दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या करें, कंबाइन करें, तो उससे क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। मतलब देखो ये तो सिंगल है, इसको आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता। कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बने हैं तो उसको आगे ब्रेक किया जा सकता है। ये किसकी स्मॉलेस्ट एंटिटी होंगे, दैट्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स की एंटिटी होंगे, ये एटम की एंटिटी होंगे। और जो आपका थर्ड चैप्टर आएगा, ठीक है, मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर आप इसको कंप्लीटली डिस्कस कर सकते हो। हम उसको कंप्लीटली करेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल्स में हम डिफरेंस पढ़ेंगे, तो आगे इसके बारे में और भी आपको समझ में आएगा। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको बड़े आराम से समझ में आया हो। कोई प्रॉब्लम कहीं पे हो रही है तो मैं दोबारा कह रहा हूँ बच्चों, दोबारा बता रहा हूँ कि एक बार हमें बोल दिया करो, बता दिया करो कमेंट सेक्शन के अंदर, या जो आपके लाइव सेक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे कि रात को आपके 8 PM से शुरू होंगे, SST की क्लास भी आपकी लाइव होगी, देन आपकी मैथ की क्लास भी होगी, ठीक है। या आप वहाँ पे भी कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चाहिए तो आप उनके लिए भी हमें बता सकते हो। जो आप रिक्वायरमेंट भेजोगे, ठीक है, हम उसको फुलफिल करेंगे, जैसे भी हो सके हम कहीं से भी करें, हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको हायर मार्क्स लेने में आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।